20 डेज इकोनॉमिक मास्टर प्लान में हमारा आज है चैप्टर 2 जिसको हम कवर करने जा रहे हैं और हमारा ये चैप्टर एटलीस्ट हमें 4 to 6 मार्क्स कवर करके देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इनडिफरेंस कर्व। ठीक, आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और हम इस चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से टैकल भी करके चलेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो वो है कार्डियल मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डियल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समझना पड़ेगा वो क्या है? वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। अब इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल, मुझे मेडिसिन भी चाहिए, मुझे क्लोथ्स भी चाहिए और मुझे फूड भी चाहिए, बट मेरे पास बजट जो है वो मेरे पास 1000 रुपीज का ही बजट है। तो यहां पे मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने मेडिसिन ले ली, फिर मैंने क्लोथ्स ले लिए, फिर मैंने फूड ले लिया, या मैंने मेडिसिन ले ली, फूड ले लिया, फिर बचे हुए पैसों से मैंने क्लोथ्स ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मुझे कुछ जरूरतें जो जहां पे कह सकते हैं ना कि हमारी जो भी नीड्स हैं उनको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके बट सारी नीड्स को फुलफिल कर लें। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं और हम सारी नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं तो इसी जो हमारा जो बजट होता है, हमारा बजट फ्रेंडली, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बना लिया जो हमारा बजट में ही आ गया है, इस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, इसीलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स। वो क्या करता है? खर्चा करता है। क्या करता है? खर्चा कर रहा है कहां पे? गिवन इनकम, मतलब उसकी खुद की इनकम, टोटल इनकम, ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के गुड्स परचेज करने पे। कैसे परचेज करना? इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, जहां पे उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो पाए, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच पाए। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है? तो देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वही क्या? मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब आपको यहां पे समझना होगा। ठीक है, अब हम टोटल यूटिलिटी यहां से समझेंगे। पहले तो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचता है? जब वो अपने रिसोर्सेज को मल्टीपल प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज में इस तरीके से एक्सपेंस करे ताकि उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो पाए। अब यहां पे जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो पाए इसकी बात हो रही है, तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो टोटल यूटिलिटी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वन एडिशनल यूनिट, या हम यहां पे ये कह ले कि वन एडिशनल सेटिस्फैक्शन पॉइंट विच वी गेट फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट। ये क्या है? मतलब इसका क्या हुआ? तो देखिए, जैसे हमने मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है, या मान लेते हैं हमें मैंगोज, चलिए ठीक है, मैंगोज हमें खाने हैं। ठीक है, तो वन मैंगो जब भी हम, आप खुद समझिए, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने मैंगो खाना स्टार्ट किया। आप सबसे पहले समझिए यहां पे अगर हम यूटिलिटीज को नंबर्स में कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपसे मैं पूछता हूं कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ तो 10 दीजिएगा, उससे कम तो 9, इस तरीके से आपको नंबर देने। तो फर्स्ट मैंगो खाने पे आपको सेटिस्फैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे फर्स्ट मैंगो पे मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि पहला आम है, पहला, और उससे आपको सब बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे होता नहीं कि पहली बार कोई चीज खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, फिर वही चीज अगर दोबारा मिल गई, मतलब सेकंड मैंगो खाने पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा गिर जाएगा, थर्ड आप खाएंगे तो आपका 8 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा? सेटिस्फैक्शन लेवल एवरी इंक्रीजिंग यूनिट के साथ सेटिस्फैक्शन लेवल आपका गिरता जाएगा। इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमेशा डिक्रीजिंग रेट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी जब हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, तो जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, 10, 9 और ये, तो ये कितना हो गया? 17, 27। तो ये 27 जो मार्जिनल यूटिलिटीज का सम आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये होता है टोटल यूटिलिटी। तो इसीलिए कंज्यूमर को हमने कहा कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो उसको मिल जाए। ठीक, और उसकी टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमाइज हो जाएगी तो वो कहां पे पहुंच जाएगा? अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी?
एवरी यूनिट कंज्यूम करने पे हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे और नेक्स्ट यूनिट पे और अब वो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो अलग बात है, बट इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और इन सबको जब हमने सम कर लिया तो हमारा जो आता है इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब यहां पे आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि यूटिलिटी के बारे में हमें समझने चाहिए। देखिए यूटिलिटी क्या है। अब ये यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, तो यूजफुलनेस का क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि यूजफुलनेस। देखो यूटिलिटी कोई टर्म नहीं है, हम इसमें यूजफुलनेस को बस कंसीडर करके चल रहे हैं। वो कैसे, देखिए यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब होता है, देखिए यहां पे हमने बोला ना यूजफुलनेस को यूटिलिटी में हम कंसीडर करके चलते हैं। तो आप एक बात बताइए, मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं, तो मेरी सब्जेक्टिव इन नेचर यूटिलिटी की बात अगर हम करें तो ये मार्कर मेरे लिए सब्जेक्टिव इन नेचर है। मेरे लिए इसकी यूटिलिटी बहुत है क्योंकि मुझे इसी से आपको सबको पढ़ाना रहता है। ठीक है, जो भी लिखना है मुझे इसी का यूज करना है। बट इस मार्कर का यूज अगर मैं आपसे कहूं किसी भी अदर पर्सन पे जो टीचिंग सेक्टर में नहीं है उसके लिए इस मार्कर का यूज क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है कि किसी के लिए थोड़ा सा हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो, किसी के लिए बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मार्कर क्या है। मार्कर क्या है, इस ये अपनी जगह पे स्थित है, बट यूटिलिटी चेंज हो रही है। हर डिफरेंट पर्सन के लिए उस सेम प्रोडक्ट की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान, मैं कहता हूं यहां पे वेजिटेरियन है, ठीक है, तो उसके लिए यूटिलिटी फूड्स में किस में आएगी, वो फूड्स जो वेज है ना। और अगर कोई इंसान जो नॉनवेज नॉनवेज कंज्यूम कर रहा है तो फिर उसके लिए यूटिलिटी वेज में भी आ जाएगी और नॉनवेज में भी आ जाएगी। ठीक है, तो नॉनवेज अगर वेज वाला इंसान नॉनवेज को देखेगा तो उसको क्या, उसको खाने का मन करेगा नहीं, चाहे जितनी भूख हो। बट ठीक है, बट जो हमारा नॉन वेजिटेरियन है वो वेज भी खा सकता है और नॉनवेज भी खा सकता है। ठीक, तो आई होप आपको यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसको हम सब्जेक्टिव इन नेचर क्यों बोलते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए आपने चलिए आपने पिज्जा खाया था, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों ने पिज्जा खाया था। अगर मैं आपसे आऊं और मैं आपसे पूछूं कि भाई पिज्जा का टेस्ट कैसा था, कितना मजा आया, तो आपने कहा सर बहुत मजा आया, है ना, बहुत मजा आया। मैंने कहा नहीं कितना मजा आया, आप फिर बार बार आप बोल रहे हैं सर बहुत मजा आया। मैंने फिर आपसे पूछा, मैंने कहा नहीं मुझे ये बताओ कि कितना मजा आया, है ना, नंबर में बताओ कितना मजा आया। तो आपने कहा कि नहीं पहले नंबर के बिटवीन बताइए। तो मैंने कहा चलो 1 to 10 पे, 1 to 10 के बीच में बताइए कितना अच्छा लगा। तो आपने कहा नहीं 10 और 10 out of 10। तो अब यहां पे हमने क्या किया, हमने नंबर्स को यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया। अदरवाइज मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं पिज्जा कितना अच्छा लगा, आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगा, बस आप यही कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छा लगा, है ना। तो इसलिए यहां पे हम क्या कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया नहीं जा सकता है, बट हम इस चैप्टर में यूटिलिटी को नंबर से मेजर करके चलते हैं, ये हमारी एजम्पशन होती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इस चीज को भी पढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आई कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। अब रिलेटिव इन नेचर का क्या मतलब है कि यहां पे देखिए यूटिलिटी क्योंकि सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, तो रिलेटिव इन नेचर भी होता है कि पर्सन इन नीड। ठीक है, मतलब जिस पर्सन को उस चीज की नीड है तो उसी चीज की यूटिलिटी भी उसके लिए क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, मेरे पास पैरासीटामोल का एक पूरा पत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा पैकेट पैरासीटामोल का यहाँ पे रख के रखा हुआ है। बट आप मुझे बताइए कि आज जब मैं पूरी तरीके से फिट हूं तो मेरे लिए उस पैरासीटामोल के पूरे पैकेट का किसी भी तरीके से, पूरा पैकेट छोड़िए, एक टैबलेट का भी कोई भी यूज है, कोई भी यूटिलिटी वो मेरे लिए क्रिएट करेगा, बिल्कुल नहीं। बट अगर मान लीजिए इसी जगह पे मेरे फीवर है तो एक पैरासीटामोल भी मेरे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट करके रखेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मैं बीमार हूं तो मुझे वो दवाई खरीदनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसकी यूटिलिटी मेरे लिए है। अब चाहे वो महंगी मिले चाहे वो सस्ती मिले। बट अगर मैं फिट एंड फाइन हूं और कोई मुझे कहता है नहीं मैं आपको पैरासीटामोल फ्री में दे दूं, तो मैं कहूंगा मैं करूंगा क्या उसका, क्योंकि मेरे पास यूज तो है नहीं। तो इसीलिए यहां पे क्या कहते हैं, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुलनेस। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया हुआ है, यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस है। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि यूजफुल है या नहीं है, इससे यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं। क्यों,
देखिए, यूटिलिटी का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि कई चीजें जो किसी के लिए अनयूजफुल हैं बट वो किसी के लिए यूजफुल भी हो सकती हैं। अब इसमें अगर आपको एग्जांपल लेना है तो हम यहाँ पे सिन गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पान मसाला गुटखा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हर जगह होर्डिंग बोर्ड सब लगे होते हैं, ठीक है, कि भाई जो पान मसाले से कैंसर बीमारियां होती हैं या कैंसर होता है। अब आपने देखा होगा कि ये सब लिखा होने के बावजूद भी कई लोग हैं जो इसका कंजम्पशन डेली रूटीन में करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यूटिलिटी उनके लिए तो है ना उस पान मसाले की, भाई उनके लिए तो वो अच्छी चीज है ना, तभी तो वो रोज कंज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज किसको मरने का शौक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि वो अच्छी है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की किसी के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे और आपके घर के कूड़े की बात करते हैं, गार्बेज की बात करते हैं, ठीक है, और हमारे घर का जो भी गार्बेज होता है वो हमारे कबाड़ी वाले के लिए उसकी यूटिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस गार्बेज को किस तरीके से उसको आगे रीसेल करना है, ठीक। तो वो हमसे बहुत सस्ते में वो चीज ले जाता है क्योंकि हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं बट उसके लिए है, तभी तो वो खरीद रहा है, अदरवाइज खरीदेगा क्यों? आई होप ये भी पोर्शन आपको समझ में आया होगा। डिवॉइड ऑफ एथिकल कैनोटेशन, कहते हैं यूटिलिटी का एथिकल कैनोटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एथिकल कैनोटेशन का यूटिलिटी से क्या मतलब है? जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम नाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तो नाइफ, ठीक है, नाइफ को बनाया क्यों गया था कि हमारे जो भी होम कह सकते हैं हाउसवाइफ्स हैं वो अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से कट कर सकें, ठीक है, और उसका यूज इसी वजह से करने के लिए उनको मतलब हमने नाइफ को बनाया था ताकि वो आराम से कट सके। बट क्या उन्हीं नाइफ से मर्डर्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो क्या नाइफ चेंज हो गई? नहीं, नाइफ का तो भाई नेचर जो है वो न्यूट्रल है, नाइफ कुछ नहीं करे, यहां जो उसको यूज कर रहा है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि यूटिलिटी को एथिकल कैनोटेशंस में मत कंसीडर करिए। क्यों? क्योंकि एथिकल कैनोटेशन कहती हैं कि किसी का मर्डर करना बहुत कह सकते हैं गलत बात है या कह सकते हैं ये एक अपराध है, ठीक है। बट क्या कुछ लोग मर्डर करते हैं पैसों के लिए ही सही बट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, तो उनको उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक। तो आई होप ये पोर्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, डिवॉइड ऑफ कैनोटेशंस, एथिकल कैनोटेशन। अब यहाँ पे आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, वो क्या है कि यूटिलिटी शेड्यूल मैंने एक बना के रखा हुआ है। इससे हम समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। पहला तो हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एप्पल के लिए लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो समझिए, एक एप्पल मतलब 0 एप्पल का अगर हमने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी भी 0 होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी तो अनडिफाइंड है, जो हमने खाया ही नहीं तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। दूसरा, 1 एप्पल कंज्यूम करने पे 10, इसको भी होल्ड रखिए, ठीक है, 1 एप्पल कंज्यूम करने पे हमें 10 की सेटिस्फेक्शन हुआ है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10, ठीक। जब मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी कुछ है नहीं, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 10 + 0, ठीक। तो जैसे ही हमने देखा इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पे क्या पता चला कि भाई हमारा जो टोटल यूटिलिटी है, अगर इस पॉइंट पे देखें तो टोटल यूटिलिटी भी 10 ही है। बट जैसे ही हम 1 यूनिट आगे बढ़े, हमने 2 एप्पल कंज्यूम किए, जैसे ही 2 एप्पल कंज्यूम किए हमने देखा क्या यहाँ पे देखा कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरी, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। 2 एप्पल मतलब सेकंड एप्पल खाने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 7, ठीक। तो 7 की मार्जिनल यूटिलिटी, बट इसी समय अगर हमें टोटल यूटिलिटी देखनी तो इन दोनों को जोड़िए। मैंने आपको समझाया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम होता है वही हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। तो अभी अगर हमने 2 पे देखा कि टोटल यूटिलिटी कितनी है तो इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारी 17 आ गई टोटल यूटिलिटी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही 3rd पे आई तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 हो गई, फिर मैंने इन तीनों को जोड़ा और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। 4th यूनिट कंज्यूम की, मार्जिनल यूटिलिटी और गिरी, 1 पे आ गई, और ये 1 हमने यहाँ पे इन सबको जोड़ के 22 लिख दिया, ठीक। 5th यूनिट कंज्यूम करने, अब हमारा पेट भर चुका है, हम ये मान सकते हैं, तो हमें तो अब एप्पल से कोई भी यूटिलिटी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पेट भरे होने पे खाना हमारे लिए फूड जो होता है वो वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब वो हमें कोई यूटिलिटी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा 0 की यूटिलिटी हमें मिली है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी अभी भी 22 ही रहेगी। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 6 पॉइंट हमने देखा कि भाई हमारे जो टोटल यूटिलिटी, अब भाई अगर एक और खाया तो अब वो नुकसान करेगा, तो जैसे ही नुकसान करेगा तो हमारी यूटिलिटी बिल्कुल गिर गई। यहाँ पे -3 की यूटिलिटी मिली है हमें 6 पॉइंट पे, और इन सबको जोड़ा तो हमारा ये जो यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी अब डाउनवर्ड जा रही है।
तो आपने इस पोर्शन में एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करी होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिमिनिशिंग होती है, ठीक, और टोटल यूटिलिटी एक सर्टेन पॉइंट तक हमारी इंक्रीज होती है और उसके बाद ये भी हमारी डिक्रीज होने लगती है, ठीक। अब इसी जो हमारा ये यूटिलिटी शेड्यूल है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे बहुत अच्छे से। तो हमने बनाया है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमारा नंबर ऑफ एप्पल है। तो 1 एप्पल कंज्यूम करने पे तो हमारे 10 की यूटिलिटी मिली, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा। सेकंड एप्पल कंज्यूम करने पे 7 की यूटिलिटी, थर्ड का 4 और 4 पे 1 की यूटिलिटी, फिफ्थ पे हमारी यूटिलिटी 0 थी तो 0 के सामने हमने बना दिया। यहाँ पे हमारी 0.3 पे थी, मतलब -3 हो गई थी, मतलब हमारी जो यूटिलिटी थी मार्जिनल यूटिलिटी वो हमारी गिर गई थी। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन गया। इस फिफ्थ पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होगी। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम टोटल यूटिलिटी कर्व की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी टोटल यूटिलिटीज दी हुई है और ये हमारा नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, ये जो हमारी इस तरह ये चीजें दी हुई हैं, ये क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, ठीक है। 1 एप्पल कंज्यूम करने पे 10 की यूटिलिटी मिली, 2 एप्पल कंज्यूम करने पे 17 की, 3 एप्पल कंज्यूम करने पे 19 की यूटिलिटी मिली। सॉरी, 3 एप्पल कंज्यूम करने पे 19 नहीं मिला है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। 3 एप्पल कंज्यूम करने पे हमें 20 कितना था हमारा, 3 एप्पल कंज्यूम करने पे 21 की यूटिलिटी मिली हुई है ना, 21 की। और हाँ, 3 एप्पल कंज्यूम करने पे हमें 21 की यूटिलिटी मिली हुई है। और हमें उसके बाद 22 सेम हमारी यूटिलिटी है, तो सेम पे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। ये दो पोर्शन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा 21 का है, ये हमारा 17 का है और ये हमारा 10 का है। इसके बाद 19 की यूटिलिटी हमें मिली है 6 पे, 6 एप्पल कंज्यूम करने पे हमें 19 की यूटिलिटी मिली है, तो हमने 19 पॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जहां से ये हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, 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 ठीक। तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 से ज्यादा है। जहां से गिरना स्टार्ट हो गई वहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 से कम है, ठीक है, मतलब निगेटिव में है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो सकती है, और ये पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे हमारा पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया था, तो यहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ठीक। तो टोटल यूटिलिटी हमारी इसी तरह से टोटल यूटिलिटी का कर्व बनता है। यहां पे हम टोटल यूटिलिटी कैसे कंसीडर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से, ये इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से, है ना। मतलब जितनी तेज इंक्रीज हो रही थी, जैसे पहले देखिए 10 से 17 हुई, ठीक है, तो 7 पॉइंट बढ़े, फिर 4 ही बढ़े, है ना, फिर कितने, 1 ही बढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज तो हो रहा है बट कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग रेट से, मतलब उतना नहीं इंक्रीज हो रहा है जितना पिछली बार हुआ, पिछली बार से कम से इंक्रीज होता है, ठीक। तो टोटल यूटिलिटी, आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का आपका पोर्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग रेट, आप यहां पे ये कह सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 10 से हमारे, तो यहाँ पे 3 कम हुआ, यहाँ पे 3 कम हुआ, यहाँ पे 3 कम हुआ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चलिए डिक्रीजिंग रेट नहीं बट इक्वल रेट से ये कम होती चलिए आती है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप ये पोर्शन आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आप इन सभी चीजों का रिवीजन करके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप हमें यहाँ पे समझना होता है। वो क्या है, तो इंक्रीजिंग एट, देखिए रिलेशनशिप में हम 3 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, ये हमारा टोटल यूटिलिटी है और ये हमारा इधर मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। मैं नाम लिखना भूल गया, ठीक, बट कोई नहीं, हम समझ लेंगे। तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, आई होप ये मैंने अभी आपको तीनों पॉइंट बताए भी हुए हैं। बट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो होती है बट पॉजिटिव रहती है, ठीक। एट द मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे एट द मैक्सिमम, मतलब टोटल यूटिलिटी हमारी एट द मैक्सिमम होती है और ये 0 होती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। और जहां हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होती है, निगेटिव, यहां पे मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां पे हमारे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, 0। और जहां पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, निगेटिव में चली जाती है। देखिए यहाँ पे यही तो दिखाया गया कि टोटल यूटिलिटी, पहली चीज तो ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, ये डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव रहती है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम रहती है क्योंकि इसकी पीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग
जब भी ये डिक्रीजिंग होगा मतलब टोटल यूटिलिटी जहां से गिरना शुरू हो जाएगी, यहां से हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव साइड चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट हो जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है? द लॉ स्टेट दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जहां पे हम ये कंसीडर करके चलते हैं, द यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो बस यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते करते हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट से कम हो, मतलब डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीजिंग रेट से क्या मतलब? डिक्रीज होती जाती है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम कौन कौन सी अजम्पशंस लेके चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अजम्पशंस आपसे आई थिंक 2 मार्क्स में तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतनी सारी पढ़नी है, आपको जितनी भी याद आए आपको वहां पे लिखना होगा। अगर लॉन्ग में है तो आपको सारी लिखनी होंगी, अगर शॉर्ट में है तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। अजम्पशंस हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो हम लेके चलते हैं वो क्या है? सबसे पहले ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है कि जब हमने कहा कि जो हर नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमारे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती है, तो यहाँ पे बात हो रही है ये तभी होगा जब आप आइडेंटिकल यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 कप चाय दी, तो मैंने दोबारा भी आपको 1 कप चाय दी, दोबारा भी 1 कप चाय दी। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप चाय ही लगातार पी रहे हैं। अब अगर यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपने चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक के बाद कुछ और पी लिया, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं गिरेगी, क्योंकि आप कंज्यूम करते समय यूनिट्स को चेंज करते जा रहे हैं, वो आइडेंटिकल यूनिट्स नहीं है। तो इसमें आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरेगा नहीं, बल्कि हो सकता है बराबर चले या बढ़ भी जाए कई अलग अलग यूनिट्स कह सकते हैं कंज्यूम करते समय। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं आप मैंगोज का कंजम्पशन कर रहे थे, आपने 1 मैंगो खाया, मैंगो से आपका मन भर गया। अब वैसे तो जैसे ही आप नेक्स्ट यूनिट मैंगो की कंज्यूम करते तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरता, बट आपने मैंगो खाया ही नहीं, आप एप्पल की तरफ शिफ्ट हो गए, तो वहां पे आपको टेस्ट तुरंत अलग मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या मान के चला जाता है, क्या अज्यूम करके चलते हैं कि सारी यूनिट आइडेंटिकल हैं। दूसरा, द यूनिट ऑफ गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहली बार खाया, मान लेते हैं 1 एप्पल, हाँ चलिए पहली बार में आपने 1 एप्पल खाया, दूसरी बार में आपने एप्पल के सिर्फ 1 स्लाइस खा ली, और आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा तो सेटिस्फेक्शन लेवल गिरा ही नहीं, मेरा तो सेटिस्फेक्शन सेव है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज कंज्यूम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड साइज ही कंज्यूम करना पड़ेगा, उससे कम आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर ठीक है उसमें ले लेते हैं एग्जांपल, तो 1 कप चाय मैंने पहले दी, फिर मैंने आधी कप चाय दी, तो फिर आपका हो सकता है जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मतलब डिक्रीज ना हो। बट अगर मैंने पहले आपको 1 कप चाय दी, फिर 1 कप चाय दी, फिर 1 कप चाय दी, हर बार मैं स्टैंडर्ड साइज ही आपको दे रहा हूं, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। ठीक है, थर्ड है द यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड, ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारा क्या है? देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, चेंज नहीं होना चाहिए टेस्ट में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप मैंगो से एप्पल पे शिफ्ट नहीं हो सकते, आपको मैंगो ही खाना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप मैंगो ही कंज्यूम करेंगे, तभी ये मार्जिनल यूटिलिटी का रूल लगेगा कि वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल यहाँ पे चलेगा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। फोर्थ क्या है? देयर शुड बी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार नहीं खा रहे हैं तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी कैसे? आपने सुबह 1 मैंगो खाया, शाम को 1 मैंगो खाया, आपने दूसरे दिन फिर 1 मैंगो खाया, रात में फिर 1 मैंगो खाया, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो तो गिर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप बीच में बहुत सारा गैप ले रहे हैं, उस बीच में आप काफी सारी चीजें अलग खा रहे हैं, तो आपका टेस्ट जो है वो मैंगो के लिए बना रहेगा और आपका सेटिस्फेक्शन भी सेम लेवल पे ही चलेगा। There should be no change in the price of substitute goods, यहाँ पे substitute goods के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं टी का कंजम्पशन करता था, ठीक, बट हुआ क्या कि जब कॉफी है उसका प्राइस चेंज हो गया, तो अब होगा क्या कि टी का कंजम्पशन मुझे जो सेटिस्फेक्शन दे रहा था उसमें होगा क्या कि अब मैं तुरंत कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा।
ठीक है, सस्ते के चक्कर में मैं कॉफी, और कॉफी की तरफ जैसे ही मैंने एक मतलब कह सकते हैं ना, मैंने एक चाय पी और एक मैंने तुरंत कॉफी पी, तो यहाँ पे हुआ क्या, कॉफी सस्ती मिली तो वहां पे हो सकता है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाए। 10 रुपए की चाय मिली, 5 रुपए की अगर कॉफी मिल गई तो हम क्या कहेंगे, कॉफी बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइस भी यहाँ पे कम है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा हो सकता है इक्वल रहे, हो सकता है बढ़े, ठीक है, लेकिन डिक्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या कह रहे हैं कि हाँ, देयर शुड बी नो, ठीक है। 6 है द यूटिलिटी इज मेजरेबल। हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, हमने पहले ही इसको पढ़ा था, इसी लिए मैंने कहा था आपसे, मैं आगे इसको आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि यूटिलिटी को मेजर करा जाता है, मेजर किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे नंबर्स में उसको मेजर करके चलते हैं। अदरवाइज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, बट हम यहाँ पे इसको अज्यूम करके चलते हैं, तभी हम ये सब चीजें डायग्राम वगैरह समझ सकते हैं, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वही, फिर से मैंने आपसे एग्जांपल लिया कि आपने बोला कि, मैंने कहा बेटा आम का टेस्ट कैसा होता है, तो आपने कहा हाँ आम का टेस्ट, हाँ वो तो अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं नहीं कैसा होता है, तो आपने कहा नहीं नहीं सर वो मीठा होता है। मैंने कहा अच्छा किसकी तरह मीठा होता है, शुगर की तरह मीठा होता है, ठीक है, जैगरी की तरह मीठा होता है, कैसा मीठा होता है। तो अब आप बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि मैंगो का टेस्ट किस तरीके का होता है, उसकी यूटिलिटी कैसी होती है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही यूटिलिटी को भी हम मेजर नहीं कर सकते, बस यहां हम क्या करते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं इस रूल में कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक, द कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर को हम यहाँ पर रेशनल मान के चलते हैं। रेशनल का मतलब होता है साउंड माइंडेड पीपल। हम ये समझ के चलते हैं कि वो बहुत समझदार है, एक वैसे ही डिसीजन लेता है जो एक समझदार व्यक्ति अपने डिसीजन जब लेता है तब लेगा। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कि अगर वो अनसाउंड माइंडेड है तब तो फिर यहाँ पे यूटिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक पागल इंसान, एक कह सकते हैं जो जिसका दिमाग खराब हो, आप उसको अगर वो अपनी धुन में है, ठीक है ना, तो वो आप उसको खाने, जैसे मान लीजिए आप कुछ उसको खाने को देते हैं तो वो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड में नहीं है, तो यूटिलिटी की तो बात ही नहीं होती ना वहां पे, तो वो बोर भी नहीं होगा। आप उसको रोज एक खाना दीजिए, शायद वो रोज एक खाना खाए। शायद ऐसा हो कि आप उसको 365 डेज सेम खाना दिए, वो 365 डेज भी सेम खाना खा सकता है, बट साउंड माइंडेड पीपल ऐसा नहीं करते हैं। इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी जो हमें मनी से मिल रही है, ये सब चीजें कंज्यूम करते समय, वो भी कांस्टेंट चल रही है। अगर वो कम हो गई या वो ज्यादा हो गई तो फिर यहाँ पे हमारा ये रूल फेल हो जाएगा। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बढ़ा दीजिए, मैं भी लगा हुआ हूं, आपको भी लगना है। अपने टॉपिक्स को पहले से रिवाइज करके चलिए, इन वीडियोस को रिवीजन की तरह लीजिएगा, ठीक है, और ये आपको क्विक रिवीजन करा के देंगे। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो ये वो सिचुएशन है, द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट बी एलोकेट his income among the various commodities in such a way that the last unit of money spent on each commodity give him the same marginal utility। तो ये कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, ये वो सिचुएशन होती है जहां पे हम अपनी टोटल इनकम, हम मतलब कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम इस तरीके से स्पेंड करता है कि लास्ट, जो बिल्कुल लास्ट में बचा हुआ पैसा है, वो भी जब वो खर्चा कर रहा है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल या यूटिलिटी जो दे रहा है वो बिल्कुल बराबर दे रहा है उसी जो पहले उसने खर्चा किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में नॉर्मली हमारा रूल क्या कहता है कि स्टार्टिंग से खर्चा करते चले आएंगे तो लास्ट तक आराम हो जाए, बट इस तरीके से खर्चा करो कि स्टार्टिंग और लास्ट की यूटिलिटी हमेशा सेम रहे, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक कोई कमोडिटी होगी उसका प्राइस से हम उसको डिवाइड करा देंगे, ये बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई के। मतलब ये दो अलग अलग एक्स और वाई कमोडिटीज हैं, उनका ये फॉर्मूला है, ये दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी यहाँ पे इक्वल आएगी। आपको समझ में आया? ये आपका पॉइंट है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, रटिए और कमेंट्स में बताइए कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, ये क्लासेस आपको हेल्प कर रही हैं या नहीं। इसके बाद हमारा है यूटिलिटी शेड्यूल एक्स एंड वाई। यूटिलिटी शेड्यूल कैसे बनता है, तो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी दो प्रोडक्ट की एक्स और वाई की हम लेके चल रहे हैं। प्राइस ऑफ एक्स कितना है 5 और प्राइस ऑफ वाई कितना है 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा है कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो एक यूनिट कंज्यूम करने से एक्स में मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है 50 की और वाई में मिलती है 80 की। अब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी की बात हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ मनी में एक्स का जो यहाँ पे पहला पॉइंट है वो कैसे आया है, तो MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, तो MUX कितना है 50
ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स 5 रुपए पर यूनिट, डिवाइड किया 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह से इस पे निकालना है, 45 को 5 से डिवाइड किया 9 आ गया, 40 को डिवाइड किया 8 आ गया, 35 को 7 आ गया, 30 को 6 आ गया, 25 को 5 आ गया। सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं मार्जिनल यूनिट ऑफ वाई, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे 10 रुपए प्राइस है वाई का, तो मैंने यहाँ पे 80 को डिवाइड किया 10 से 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी, दोनों का हमने निकाल के रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से आएगा। अब बजट हमारा कितना है, बजट हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि हमें जो टोटल पैसा खर्चा करना है वो 40 रुपए ही खर्चा करना है, और हमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे भी जाना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ऐसा कौन सा केस हो सकता है जहां पे मैं अपना 40 रुपए का बजट भी पूरा खर्चा कर दूं और पूरा पैसा भी खर्चा हो जाए और मुझे यूनिट भी ऐसी मिल जाए कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले तो बराबर बराबर वाले पे जाएंगे जिसमें ये बराबर हो, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब x की यूनिट 3 यूनिट ऑफ x और 1 यूनिट ऑफ y। अगर हम इसको ले लेते हैं 3 यूनिट ऑफ x, ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 है, इस पॉइंट पे 8 है, और ये बराबर किसके है, इस पॉइंट के 8 पे। हमने अभी बताया ना कि ये जहां पे बराबर होगा वहीं पे हमारा पर यूनिट ऑफ यूटिलिटी भी हमारी बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूटिलिटी बराबर आ रही है, तो फिर 8 पॉइंट पे आ रही है, 8 इसकी, तो इसकी 3 यूनिट हमें लेनी पड़ेगी, x की 3 यूनिट लेनी पड़ेगी और y की 1 यूनिट लेनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे खुद आप कैलकुलेशन करिए कि अगर x की 3 यूनिट है तो x का प्राइस कितना है, 5, ठीक है। x की 3 यूनिट है तो x का प्राइस कितना है, 5। इसको मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। तो x की 3 यूनिट है तो x का रेट कितना है, 5 रुपीज, तो 3 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। और y की हम यहाँ पे कितनी यूनिट लेंगे, 1, तो 1 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना रुपया आ जाएगा, 10। तो टोटल कितना खर्चा हुआ हमारा, 25। तो बताइए हम यहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे, इक्वी सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा बजट कितना है, 40 का। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारा बजट जितना है हम उस हिसाब से काम करेंगे, 40 रुपीज खर्चा होने चाहिए। तो 40 तो नहीं हुआ, तो हम ये कॉम्बिनेशन छोड़ देंगे। फिर हमने देखा 7 यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, तो 7 में क्या हुआ, हमें x की 4 यूनिट लेनी पड़ेंगी और यहाँ 7 में y की हमें 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी। तो x की 4 और y की 2, ठीक है, तो x की 4 यूनिट और y की 2 यूनिट, एक ये कॉम्बिनेशन हमारा, ये भी 5 और ये हमारा 10, तो इसका आ गया 20 और इसका भी आ गया 20, और ये कितना आ गया, 40। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमारा बजट भी 40 था और यहाँ पे हमारा खर्चा भी 40 हो रहा है, और हमें यहाँ पे x की 4 यूनिट मिल जाएंगी, y की 2 यूनिट मिल जाएंगी। तो यही हमारा वो पॉइंट होगा जहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें यहाँ पे अटेन हो जाएगी, ठीक। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई है, वो कैसे है, हमने इसका पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस पॉइंट के लिए हमने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये यूनिट ऑफ एक्स है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये यूनिट ऑफ वाई है, मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई पी वाई, और ये क्या है, यूनिट ऑफ वाई, और ये मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई पी एक्स, और यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स। मैंने इसका पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने बताया 1 यूनिट, ये यूनिट्स बनी हुई हैं 1 यूनिट्स पे, ठीक है। तो एम एक्स की ये यहाँ पे नहीं, हमने ये इसको लेके चले हुए, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई पी एक्स, तो कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी। तो 1 यूनिट पे इसका 10 था, तो 1 यूनिट पे इसका 10 है, ठीक है। 2 यूनिट पे 9, तो 2 यूनिट पे 9। इस तरीके से हमने अपने ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का पूरा कर्व बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने इसका वाई का बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो पॉइंट हमारा आएगा वो कहाँ आएगा, तो इसका आएगा 4 यूनिट पे, मतलब ये है, ठीक है, 4 यूनिट, और इसके हम 2 यूनिट लेंगे। ये हमारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये वो प्राइस है जहाँ पे हमारा पूरा बजट यूज हो जाएगा और हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस जो भी हमने अभी लॉ पढ़ा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन है डिफिकल्ट टू नो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम डिफरेंट यूनिट। अब आप खुद समझिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट यूनिट्स की कितनी है, क्योंकि मेजरेबल तो होती नहीं है ये भाई, यूटिलिटी मेजरेबल तो है नहीं, तो डिफरेंट यूनिट से हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, तो हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है। दूसरा क्या है लिमिटेशन, कि भाई गवर्न्ड बाय हैबिट्स एंड कस्टम। जो हमारा कंज्यूमर है वो तो हैबिट और कस्टम से चलता है, मतलब एक उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि उसको जाना है यही खरीदना है, दूसरा उसके हैबिट्स हैं।
अब वहां पे वो अपना ये सब नहीं चेक करता है कि हमें इससे सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है या हमारे पे यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या इकोनॉमिक यूटिलिटी कंजम्पशन या कंसीडर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करता वो। यहाँ पे वो अपनी हैबिट से चलता है, उसको कहीं पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहीं पे कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो इक्वल की तरफ जाता ही नहीं है। तो कंज्यूमर हमारा किससे चलता है? हैबिट्स के साथ। तीसरा, कंज्यूमर्स आर इन इग्नोरेंट। तो कभी कदार क्या होता है, कंज्यूमर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को तो इग्नोर ही कर देता है, वो कहता है ठीक है जो लेना है ले लो, इतना कौन ध्यान देता है, ठीक। उसके बाद, लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन द गुड्स विच कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। अब आप बताइए, आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तो चलो ऐसा कर सकते हैं, ये यूनिट ले लिया, उसकी उतनी यूनिट ले लिया, बट अब आप फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, ये तो एक ही चाहिए ना आपको, तो आप यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल और इक्वी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन कैसे लेके आएंगे? तो ये सब चीजें उन गुड्स पे लग ही नहीं सकती जिनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अनरियलिस्टिक। मनी का हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। मनी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी नहीं देख सकते हैं, ठीक। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व क्या होता है हमें पहले ये समझना होगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एन इनडिफरेंस कर्व schedule refers to a schedule that shows various combination of two goods which give equal amount of satisfaction to consumer। तो कोई भी इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेट ऑफ टू गुड्स देखते हैं जिनका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे चेक करके चलते हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन उठाते हैं जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है तो हम अपने इंडिफरेंस शेड्यूल से यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिफरेंस शेड्यूल में कॉम्बिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब ABCD हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लेके चला है। फूड है और क्लोथ है, मान लेते हैं कि हमें दो ही चीजों पे खर्चा करना है, फूड पे और क्लोथ पे, और ये है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब पहले तो हमें इसको समझने के लिए पहले हम इसको ये जानना पड़ेगा कि MRS होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो इस पे हम थोड़ा सा लेट में आएंगे, पहले हम ये समझेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होता है, बट वहां पे वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को लीव करता है और दूसरे पर्टिकुलर कमोडिटीज की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट को परचेज कर लेता है। ऐसा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि MRS क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम अगर फूड का अगर हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे हम फूड का 1 यूनिट लेते हैं और क्लोथ के हम 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो तो अभी तो 0 रहेगा क्योंकि हमने अभी चेंज तो किया नहीं। पहला कॉम्बिनेशन तो यही है हमारा। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है कि हम इसकी 1 यूनिट बढ़ा दें, मतलब हम फूड की 2 यूनिट कर लें और क्लोथ की यूनिट हमें देखिए ऑब्वियस सी बात है कम तो करनी पड़ेगी, तो हमें 10 से 7 पे आना पड़ेगा, ठीक। तो अगर इसकी 1 यूनिट बढ़ानी है तो क्लोथ की हमें 3 यूनिट कम करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब 3:1। 3:1 क्यों? क्योंकि क्लोथ की 3 यूनिट हमें 1 यूनिट ऑफ फूड एक्स्ट्रा बढ़ा के देती हैं, ठीक। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन क्या है, 3 यूनिट ऑफ फूड। अगर हमने फूड की 3 यूनिट कंज्यूम करी तो हमें क्लोथ की 5 यूनिट लेनी पड़ेंगी, मतलब 7 से 5 पे आना पड़ेगा। यहां पे हमने 1 यूनिट इसकी बढ़ाई तो हमें क्लोथ की 5 यूनिट पे आना पड़ेगा। मतलब यहां का हमारा इस पॉइंट का हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, 2:1। तो ये भी पॉइंट हमें उतना अच्छे तरीके से मतलब उतने अच्छे तरीके से पसंद नहीं आएगा। बट जहां पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होता है वो हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। वो क्या होता है कि 4 यूनिट ऑफ फूड एंड 4 यूनिट ऑफ क्लोथ। तो हमें दोनों की बराबर यूनिट मिल गई और यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, 1:1। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल था। अब हम आपको आगे दिखाएंगे हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हमने इन्हीं पॉइंट्स का इंडिफरेंस कर्व बना के रखा है। हमारा यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, कॉम्बिनेशन नंबर A, B और C और D, और यहाँ पे हमारा ये जो D पॉइंट है ये हमारा है मैक्सिमम जहां पे हम सेटिस्फाइड होंगे। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। नीचे मैंने यूनिट ऑफ फूड लिया है, यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ क्लोथ लिया है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, यूनिट ऑफ क्लोथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बना हुआ है। जब हमने 4 क्लोथ्स की ली, 4 फूड की ली तो हमारी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुई।
5 क्लोथ के लिए थी, 3 फूड के लिए थी, तो फिर यहाँ पे हमारा यूनिट मैक्सिमम सेटिस्फाई हमें नहीं कर रहा था, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन नंबर सी था। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें कॉम्बिनेशन नंबर डी पे मिलेगा। इसके बाद इनडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने इनडिफरेंस कर्व समझ लिया, इसमें अजम्पशंस क्या क्या लेके चलते हैं। अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। पहला रेशनैलिटी, मैंने आपको समझा के रखा है कि हम यहाँ पे रेशनैलिटी लेते हैं कि कंज्यूमर हमारा रेशनल है। दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी लेते हैं, मतलब यूटिलिटी को यहाँ हम ऑर्डिनरली मेजर करते हैं, ना कि हम यहाँ पे उनको क्वांटिटी वाइज मेजर करके चलते हैं। आई होप यहाँ पे आप समझ सकते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, मतलब यूनिट को, मतलब और यूटिलिटी को हम यहाँ पे ऑर्डिनली ही क्या कहते हैं, यहाँ पे यूनिट्स को ऑर्डिनली ही हम यहाँ पे डिस्क्राइब करके चलते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी वाइज यूनिट को कंसीडर नहीं करते हैं। नॉन सैटिटी का मतलब क्या होता है कि नॉट ओवर सप्लाइड, मतलब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कंज्यूमर के उन दोनों यूनिट्स में से किसी एक यूनिट से ओवर सप्लाइड नहीं है, क्योंकि अगर ओवर सप्लाइड है तो वो फिर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके पास एक यूनिट की पहले से ही ओवर सप्लाई पड़ी हुई है तो फिर वो दूसरे से कम और ज्यादा तो करेगा ही नहीं। वो कहेगा हमारे पास इसकी तो पड़ी है, यही यूनिट चाहिए, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर किन्हीं इन दोनों में से किन्हीं भी यूनिट से ओवर सप्लाइड नहीं है। ओवर सप्लाइड नहीं है, ये बहुत मेन पॉइंट है जो आपको वहां पे लिखना है। तीसरा है ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस का क्या मतलब होता है, तो हम यहाँ पे ये लेके चलते हैं कि अगर कंज्यूमर को ए और बी में से किसी को चुनना है, बी और सी में से किसी को चुनना है, तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या करेगा, ए और सी को चुन ले, तो उसका काम यहां पे हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस, मतलब ए से बी चुनना है, बी से सी चुनना है, तो फिर उसको यहां पे ए और सी को चुन लेना चाहिए। ये यहां पे बताता है ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस को। ठीक, उसके बाद हमारा आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे हमने अभी बताया कि यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिमिनिशिंग ही जाएगा। ये हम मान के चलते हैं कि एक यूनिट किसी की बढ़ेगी तो दूसरी यूनिट किसी की गिरती ही गिरती है, क्योंकि बजट हमारा फिक्स रहता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, जैसा कि आप देखने में भी आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, और लेफ्ट से ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड से ये राइट की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। दूसरा इंडिफरेंस कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका होता है, अपने ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। हायर इंडिफरेंस यील्ड हायर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें जितना ज्यादा हमारा यील्ड हाई होगा उतना ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। तो ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं बनाऊंगा, आपको इंडिफरेंस मैप समझाऊंगा, तब मैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बजट लाइन क्या होता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज कैन बी परचेज विद अ गिवन बजट एट अ गिवन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। दो कमोडिटीज का हमें जब गिवन प्राइस होगा और हम अपने बजट के हिसाब से उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेंगे जिसमें हमारा पूरा बजट एलोकेट हो जाता है, तो वहां पे हम यहाँ पे अपनी बजट लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। और बजट लाइन हमारी किस तरीके से बनती है, ये हमारा बजट लाइन का पूरा फॉर्मेट है। इसमें मैंने बजट लिया हुआ है हमारा 200 रुपीज का। ठीक है, और फूड का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है। क्लोथ का प्राइस कितना है पर यूनिट है, या ध्यान रखिएगा 40 रुपीज है। ठीक है, अब दोनों का हमने प्राइस दे दिया है, ये हमारी यूनिट ऑफ क्लोथ है, ये हमारी यूनिट ऑफ फूड है। यहाँ पे हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि प्राइस 200 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है 0.1, मतलब हम सिर्फ क्लोथ के 5 यूनिट ले रहे हैं, फूड का कोई भी यूनिट यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला 5 यूनिट ऑफ क्लोथ, तो पर यूनिट 40 रुपीज, तो 5 4 20, तो मतलब 200 रुपीज यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया है। 4 यूनिट अगर क्लोथ के ले रहे हैं तो हमें 2 यूनिट ऑफ फूड भी मिल जाएगा, तो फूड का 2 यूनिट मतलब 20 मल्टीप्लाई 2 40 रुपीज फूड का हो गया। 4 यूनिट ऑफ क्लोथ मतलब 4 मल्टीप्लाई 40 मतलब 160 रुपीज ही होगा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 200 आएगा। इसी तरीके से हमने तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा ऐसे अपने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जहां पे हमारा बजट 200 रुपीज ही जाएगा। अब बजट लाइन में सिर्फ एक ही अजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। एक क्या मतलब, 2 अजम्पशंस ही हैं हमारी जो हमें यहाँ पे समझनी है। पहला क्या है कि मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड। मनी इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे द प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज आर गिवन। अगर 2 कमोडिटीज का प्राइस हमें नहीं दिया होगा तो हम बजट को एलोकेट करेंगे ही कैसे, तो इसीलिए हमें 2 कमोडिटीज का प्राइस दिया होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अपने इंडिफरेंस कर्व मैप की तरफ। सो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक,
अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है। तो देखिए, जब हम इंडिफरेंस कर्व मैप की बात करते हैं तो हम इस तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। यहाँ पे हमारे अलग अलग तरीके के अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं, इसी को इंडिफरेंस कर्व मैप बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व तो हायर द सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व वहां पे लोअर द सेटिस्फैक्शन रहता है। ठीक, आई होप इंडिफरेंस कर्व में इंडिफरेंस मैप क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में क्या होता है। तो अ कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो ये कब होगा, जब वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर लेगा। उसके बाद गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के बीच का जब प्राइस दिया होगा उसमें जब वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज कर लेगा, वहां पे क्या होगा कि उसका जो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो वहीं पे होगा। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम माना है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो पहले देखिए, इंडिफरेंस अप्रोच एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द यूज ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन। तो मैंने यहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस मैप बनाया है और बजट लाइन हमने बना के रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, तो दो कंडीशन जरूरी हैं फुलफिल होने के लिए कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए। पहला क्या है, MRS/XY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए 1 के, मतलब ये इस पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया नहीं था कि ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे MRS 1:1 हो। ठीक, this is necessary but not sufficient condition for the equilibrium। ये कंडीशन जरूरी है बट इससे सिर्फ हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ही हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया, तो ऐसा नहीं होगा। जब MRS 1:1 होगा तो ये देखिए जरूरी तो है ये कंडीशन, बट ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट होने के लिए क्या चाहिए, हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द ओरिजिन। तो दो कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन का तरफ, और दूसरा मतलब पहली कंडीशन क्या है कि px डिवाइडेड बाय py होना चाहिए, मतलब 1:1 का रेशियो होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे हमारा ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए अपनी ओरिजिन के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमारे 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला A B C, तो आपको खुद ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये कॉम्बिनेशन A B C D जो भी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा मतलब ये इस पॉइंट पे, तो इसमें हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल मिड में नहीं आ रहा है। इंडिफरेंस कर्व का जो मिड पॉइंट होता है वहीं पे वो पॉइंट हमें मिलता है जहां पे हमें इक्वल यूनिट यहां से यहां इक्वल यूनिट दोनों की मिलेंगी और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे पूरी तरीके से 1:1 का होगा और हमारा कॉन्वेक्स भी अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट मानेंगे। अदरवाइज अगर हमने यहाँ पे इस पॉइंट को देखा तो इसकी यूनिट यहाँ हो जाएंगी और इसकी यूनिट यहाँ हो जाएंगी, जो कि बराबर नहीं होंगी। इसमें भी सेम केस है और इसमें भी सेम केस है, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों की यूनिट बराबर होंगी, 1:1 का रेशियो होगा और हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी देखने को मिलेगा। ये हमारा पूरा चैप्टर था, कौन सा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पोर्शन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारा इकोनॉमिक्स का जो मास्टर प्लान चल रहा है उसी की नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।